लेकिन ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज़ हुई हैं जिनके मुताबिक ये बात पता चलती है कि इस दुनिया के 85 से 90% लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी लूप होल में गुज़ारते हैं। 80% of them were unhappy with their lives. सुबह अलार्म बजता है, आप ऑफ़िस जाते हैं। ऑफ़िस में पूरा दिन किसी रोबोट की तरह काम करते हैं। ऑफ़िस से वापस आते हुए शाम में भी आप बहुत सारी सोचों में गुम होते हैं और आपको खुद भी नहीं पता चलता है कि गाड़ी ने किस तरीके से आपको घर पहुँचा दिया होता है। घर आकर आप कुछ देर आराम करते हैं, फिर खाना खाते हैं और मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। और अगले दिन यही रूटीन, सेम रूटीन आप फ़ॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ 1 मिनट के लिए रुककर ये बात सोचने वाली है कि क्या यही असल ज़िंदगी है? क्या हम बस किसी प्रोग्राम की तरह किसी रिपीट मोड पर लगे हुए हैं? अगर आप खुद से इस तरह के बहुत सारे सवालात पूछते हैं, तो आपको ये बात पता चलती है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिसिंग हैं। और आपको लगता है कि ये ज़िंदगी बस गुज़र रही है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। और आप जब इन चीज़ों के बारे में डीपली सोचना शुरू करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यहीं से ही आपके एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस की शुरुआत होती है। एग्जिस्टेंस है क्या? क्या है जीना? क्या है जीवित होना? क्या है जीवन होना? क्या है जीवन? एग्जिस्टेंशलिस्ट क्या है ये आसपास? क्या हो रहा है? क्यों है ये? कौन हूं मैं? क्या है ये सब? एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें आप अपने और अपनी ज़िंदगी के होने पर सवालात उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जो लोग इन क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, वो उमूमन अपने आप से इस तरह के सवालात पूछते हैं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है? ये दुनिया क्या है? इन क्राइसिस में आपको इमोशनल पेन, हेल्पलेसनेस, गिल्ट और एंजाइटी फील होना शुरू हो जाती है। आप दूसरों पर ट्रस्ट खोना शुरू कर देते हैं और कभी-कभी तो आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मायने नहीं है, बस ये ज़िंदगी बेवजह है। आप एडिक्टेड बन जाते हैं और अगर ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको मौत तक के ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस बेसिकली ऐसी बीमारी है जिससे आज के दौर में बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। लेकिन चूंकि उन्हें इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता, तो वो इसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हम यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्राइसिस होते क्यों हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से इन क्राइसिस से निकला जा सकता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें 19वीं सदी में जाना पड़ेगा और वहां से समझना पड़ेगा कि उन लोगों को ये क्राइसिस क्यों होते थे और अगर उनको ये क्राइसिस होते भी थे, तो वो इन क्राइसिस के साथ किस तरीके से डील करते थे। 19वीं सदी जहां दुनिया में ग्लोबल चेंज आया, इंपेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म और पॉलिटिकल चेंज के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया को एक नए मोड़ पर ले गया। मशीनरी की इन्वेंशन की वजह से लोगों के लिए काम के मौके बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो छोटी छोटी बस्तियों और गांव के लोगों ने काम की तलाश के लिए शहरों का रुख करना शुरू कर दिया। ये लोग डेली वेजेस पर घंटों काम किया करते थे और बदले में उनको बहुत कम पैसा मिला करता था। जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, वो तो बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे थे, लेकिन इनके हालात में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उस वक्त ये लोग सोचा करते थे कि हम यहाँ अपने बच्चों, घरों, कम्युनिटी सबसे दूर हैं, ताकि सिर्फ अपने हालात को बेहतर बना सकें और पैसा कमा सकें। लेकिन इतना ज्यादा काम करने के बावजूद भी पैसा नहीं मिलता है, या अगर मिलता भी है तो इतना थोड़ा कि जिससे बमुश्किल हमारा ही खर्चा पूरा होता है। तब पहली बार उन्हें इस तरह के ख्यालात आना शुरू हो गए कि ये जिंदगी ऐसी क्यों है जिसमें पैसा कमाना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बन चुका है। और 19वीं सदी के बाद आती है 20वीं सदी। 20वीं सदी अपने साथ वर्ल्ड वॉर्स की शक्ल में मौत का पैगाम लाती है। इस सदी के शुरू में ही 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 जारी रहती है। इस जंग में इंसानियत का बहुत ज्यादा खून बहाया जाता है, बहुत सारे मुल्कों की इकोनॉमी तबाह हो जाती है, कई बड़े बड़े एम्पायर जैसे कि ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर टूट जाते हैं। तो उस वक्त सोल्जर्स और सिविलियंस को अपनी जिंदगी के मकासद पर शक होना शुरू हो जाता है। उनके जहनों में ये ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि इंसान की जिंदगी का मकसद ही क्या है जब उसने यूं मर जाना है। अभी दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 के नुकसान से निकली भी नहीं होती कि 1939 में एक और जंग शुरू हो जाती है, वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक जारी रहती है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और डिवास्टिंग जंग थी, जहां नाजी फोर्स ने 6 मिलियन से ज्यादा जूस को मारा। जापान ने एशिया में बहुत सारे मुल्कों पर कब्जा कर लिया। वहां ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। फाइनली 1945 में ये जंग खत्म हो गई। पर इस जंग के कत्लो गारत और खून खराबे ने उस वक्त के लोगों को बहुत सारे सवालात दे दिए थे। अगर इंसान इतना बेहिस और नाइंसाफ हो सकता है, तो फिर इंसानियत का असल मकसद क्या है? क्या हम अपनी इंसानियत खो चुके हैं? अब इस जंग के बाद आगे की दुनिया कैसी होगी? और इस तरह के बेशुमार सवालात वो लोग अपने आप से पूछा करते थे और इन सवालात की वजह से वो एंजाइटी और डिप्रेशन महसूस करते और ये एंजाइटी और डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरफ लेकर चला जाता। अब उन लोगों के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जवाब देने के लिए 19वीं सदी में एक फिलॉसफी पेश की गई जिसको एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा गया।
और इस फिलॉसफी की वजह से उन लोगों को जो अपने आप से सवालात करते थे, उनको जवाबात भी अपने ही अंदर नज़र आना शुरू हो गए। साल 1840 में सोरियन किरकेगार्ड की तरफ से एक फिलॉसफी पेश की जाती है जिसको एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा जाता है और सोरियन किरकेगार्ड को इस फिलॉसफी का फाउंडर कहा जाता है। ये फिलॉसफी प्योरली इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड करती है कि हर शख्स अपनी जिंदगी का पर्पस खुद तय कर सकता है और इंसान की जिंदगी के नजरियात और तजर्बात ही उसको अपनी जिंदगी का मकसद तय करने में हेल्प आउट करते हैं। जिसके लिए किरकेगार्ड ने कहा कि सब्जेक्टिविटी इज द ट्रुथ। यहाँ सब्जेक्टिविटी इंसान को कहा गया है, यानी कि सब्जेक्टिविटी बिल्कुल सही है। सब्जेक्टिविटी यानी कि इंसान जो भी अपनी जिंदगी का पर्पस तय करता है वो पूरा टोटली इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसकी जिंदगी के नजरियात और तजर्बात किस तरीके के हैं। यानी अगर इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो यूं समझ सकते हैं कि एक ही किताब दो लोग पढ़ते हैं, एक इंसान को वो किताब पसंद आती है, एक को नहीं पसंद आती है, तो दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये किताब का पसंद आना या ना आना उनकी जिंदगी के तजुर्बात और नजरियात पर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है एक और फिलोसोफर जिसने एग्जिस्टेंशियलिज्म, नाहिलिज्म और ओबरमेंश जैसे कॉन्सेप्ट्स देकर वेस्टर्न वर्ल्ड के सोचने के नजरिए को ही बदल कर रख दिया, फ्रेडरिक नीचा। नीचा का एग्जिस्टेंशियलिज्म कॉन्सेप्ट टोटली इस चीज पर बेस्ड करता है कि हर इंडिविजुअल अपनी जिंदगी को कोई भी किसी भी तरह के मीनिंग दे सकता है और जिसके पास भी जिंदगी में हर चीज के लिए वाय मौजूद होता है वो हर हाउ का जवाब दे सकता है। यानी जो शख्स भी जिंदगी का कोई भी काम करते हुए अगर वो वाय पूछता है अपने आप से तो उसको इजीली ये पता चल जाता है कि हाउ यानी मुझे ये काम कैसे करना है। और इसी बात को उन्होंने अपनी एक किताब द ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स में कुछ इस तरीके से कोट किया है कि he who has a why to live can bear almost any how। किरकेगार्ड और नीचा के बाद भी बहुत सारे और एग्जिस्टेंशियलिज्म के फिलोसोफर्स आए जैसे कि फेडोर दोस्टोयेव्स्की, फ्रांस काफ्का, एल्बर्ट कैमूस, और उनके भी एग्जिस्टेंशियलिज्म के फलसफों ने उस वक्त के लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से निकलने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया। लेकिन 1943 में जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर थी, जिसकी वजह से लोग उकता चुके थे और अपनी जिंदगियों के मकासद को खो चुके थे, तो उस वक्त एक और फिलोसोफर आए जिनका नाम जॉन पॉल सार्त्र था और वो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी को एक अलग मोड़ पर लेकर चले गए। एग्जिस्टेंशियलिज्म में उनका काम बीइंग एंड नथिंग और एग्जिस्टेंस परसीड्स एसेंस लोगों के लिए ऐसा था जिसकी वजह से लोगों ने अपने आप को ही दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर दिया। जॉन पॉल सार्त्र ने सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर्स प्लेटो और अरिस्टो के कॉन्सेप्ट्स को तोड़ा, जिनका कॉन्सेप्ट था कि इंसान के पैदा होने से पहले ही उसकी जिंदगी का मकसद तय हो जाता है। लेकिन जॉन पॉल सार्त्र के मुताबिक ऐसा नहीं है। इंसान पहले इस दुनिया में आता है और इस दुनिया में आकर वो अपना मकसद खुद तय करता है। जॉन पॉल सार्त्र के मुताबिक प्लेटो और अरिस्टो का कॉन्सेप्ट जो है वो उन चीजों के लिए बिल्कुल सही है जिन्हें इंसान खुद बनाता है, लेकिन इंसान के मामलात में ऐसा नहीं है। इंसान पहले इस दुनिया में आता है और इस दुनिया में आकर अपना मकसद तलाश करने की कोशिश करता है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंस परसीड्स एसेंस। यहाँ एसेंस का मतलब मकसद है, यानी अगर लिखने की जरूरत पेश आई तो हमने पेन बना दिया, तो पेन का जो एसेंस है, पेन का जो मकसद है वो लिखना है। जॉन पॉल सार्त्र के इस कॉन्सेप्ट के बाद उस वक्त के लोगों को ये एक बात समझ आना शुरू हो गई थी कि इस जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है, मकसद वही है जो आप खुद बनाते हो। ये दुनिया खुद कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही है जो आपको लगती है। और हर किसी को ये बात समझ आना शुरू हो गई थी कि हम इस दुनिया में फ्री विल के साथ आए ताकि अपने हिसाब से जिंदगी गुजार सकें। अब वापस आज के एरा में चलते हैं और वहां समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में क्यों लोगों को ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होते हैं। 31 दिसंबर 2019 को चाइना के शहर वुहान में कोरोना का पहला केस सामने आता है और देखते ही देखते ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। कई लोग अपनी जिंदगियां गंवा देते हैं, लोगों का आपस में मिलना जुलना बंद हो जाता है, बहुत सारे लोग अपने करीबी रिश्तेदारों की डेथ देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ बेबस हैं। तो इस कोविड के दौर में बहुत सारे लोगों को ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होना शुरू हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक प्रेशर भी आज के लोगों के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बहुत बड़ी वजह बनता है। जिंदगी के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, फूड, हाउसिंग और हेल्थ एक्सपेंसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस कंपटीशन के दौर में लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल से नौकरी मिलती है, जहां कंपनीज अपनी कॉस्ट कटिंग और डाउन साइजिंग पॉलिसीज की वजह से लोगों की जॉब्स को रिस्क में डाल रही है। जॉब सिक्योरिटी न होने की वजह से उनको अपना फ्यूचर इनसिक्योर नजर आने लगता है। तो इस जॉब अनसर्टेनिटी की वजह से उनके लिए अपनी जिंदगी की डायरेक्शंस को तय करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। वो ये सोचने लग जाते हैं कि ये सब कुछ इतना
अनस्टेबल है तो फिर उसकी एफर्ट्स का क्या फायदा। और उसकी यही सोच उसके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन पैदा करने लग जाती है, और ये एंजाइटी और डिप्रेशन उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरफ लेकर चला जाता है। इसके बाद अगर हम अपनी नई जनरेशन को देखें तो आज के दौर में सबसे ज्यादा यही जनरेशन एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। सोशल मीडिया का प्रेशर, किसी शॉर्टकट तरीके से जल्दी से पैसे कमाने की सोच, शॉर्ट अटेंशन स्पैन और रियल वर्ल्ड में जो स्किल्स चाहिए उसकी कमी की वजह से ये जनरेशन बहुत इजीली एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ चली जाती है, और यहाँ से ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक वो जहां आप किसी रोबोट की तरह लूप होल में जिंदगी गुजार रहे होते हैं और आपको अपनी इस जिंदगी को चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। दूसरा रास्ता जहां आप अपनी जिंदगी को किसी नए नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं और अपनी वर्थ को पहचानते हैं और हर दिन को पिछले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उन एडवांटेजेस पर फोकस करें, अच्छी अच्छी किताबें रीड करने की कोशिश करें, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करें जो कि आपको मेंटली ग्रो करने में हेल्प आउट कर सके। अपनी एनर्जीज को अपनी ग्रोथ और अपने गोल्स पर लगाएं। जिंदगी में शॉर्टकट्स ढूंढने के बजाय मेहनत पर ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है तो अपने आप से सवाल कीजिए और इन सवालों को अपने अंदर ही तलाश करने की कोशिश कीजिए।